आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस में क्या होता है। ठीक है, उसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह 1 से 2 दिनों का टॉपिक है, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे इंटरव्यू में जब मैं कॉलेज कैंपस में बैठा था तो इससे करीब 15 से 20 मिनट तक मुझसे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही खास टॉपिक है, इससे हर जगह पूछे जाते हैं। कंस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस क्या पढ़ेंगे इसमें, आइए शुरू करते हैं। तो एक प्रोग्राम के मदद से हम लोग ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस। तो देखिए हमारा प्रोग्राम क्या है। हमारे पास 2 क्लास है, एक क्लास है पेरेंट क्लास और दूसरा क्लास है चाइल्ड क्लास। अब आप समझ गए होंगे, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है। तो ये देखिए पेरेंट क्लास को जो है चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है। ये जो चाइल्ड क्लास अपना है ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो बताइए क्या होगा? पेरेंट क्लास में जो वेरिएबल होंगे जैसे कि x, जो फंक्शन होंगे जैसे कि गेट x, वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब इनहेरिट होके चले जाएंगे चाइल्ड क्लास में, चले जाएंगे ना, ये सब इनहेरिट हो जाएंगे चाइल्ड क्लास में। अब देखिए पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर भी है, पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर भी है। क्या कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में चला जाएगा? नहीं। तो पहला चीज याद रखिए, पहला जो रूल है वह यह है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर इज नॉट इनहेरिटेड। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो चाइल्ड क्लास में नहीं जाएगा। पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो चाइल्ड क्लास में नहीं जाएगा, यानी कि चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करेगा। ये नियम है, याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जब एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है तो पेरेंट क्लास का वेरिएबल, फंक्शन, वो सब इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में चला जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नहीं जाता है। तो कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, आइए देखते हैं। तो आइए चाइल्ड क्लास को देखिए। चाइल्ड क्लास में भी देखिए 2 कंस्ट्रक्टर है। एक है बिना किसी पैरामीटर के, यानी कि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि इसमें एक पैरामीटर है। ठीक है, तो अब देखिए जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट से चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसका नाम है सी, तो क्या होगा? सी जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का तो क्या होगा? चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये सब आपको पता होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्टर में कोई डाउट है तो मेरे पिछले लेक्चर्स को देखिए। तो आपको पता है कि जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? कौन सा होना चाहिए? हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड क्लास में, एक है बिना पैरामीटर के, एक है पैरामीटर वाला। ठीक है, तो कौन सा होना चाहिए? तो यहां देखिए कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? उसी तरह से अगर आप चाइल्ड क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाइए, चाइल्ड C2, और इसमें कुछ पैरामीटर पास कर दीजिए 50, तो इस बार कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पैरामीटर वाला कॉल होगा। तो जब C बनेगा ऑब्जेक्ट तो ये वाला कॉल होगा, जब C2 बनेगा तो ये वाला कॉल होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है कि चाइल्ड क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा, चाहे ये ऑब्जेक्ट बनाइए चाहे ये ऑब्जेक्ट बनाइए, पहले इसको अच्छे से देखते हैं। जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा C, तो ये जाएगा अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाएगा। ठीक है, और कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? जिसमें पैरामीटर नहीं है। C किसको कॉल करेगा? जिसमें पैरामीटर नहीं है, तो यहां जाएगा। लेकिन चूंकि चाइल्ड क्लास जो है अपना वो किसी को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट को, ठीक है, तो उसके कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो याद रखिए, सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद चाइल्ड क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा।
ठीक है। तो याद रखिए कंस्ट्रक्टर का क्या होता है इनहेरिटेंस में, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जो इसका आउटपुट होगा जब ये ऑब्जेक्ट बनाइएगा चाइल्ड सी, तो आउटपुट क्या आएगा मालूम, सबसे पहले लिखा क्या आएगा कि ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है लिखा क्या जाएगा। फिर क्या लिखा क्या आएगा, फिर लिखा क्या आएगा कि ये चाइल्ड का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। तो आएगा लिखा के कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा दूसरा C2 करके जब ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या होगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस बार कौन सा कॉल होगा, जो पैरामीटराइज्ड है। लेकिन ये कॉल होने से पहले चूंकि चाइल्ड क्लास एक और क्लास को इनहेरिट कर रहा है, यानी कि इसका एक पेरेंट है, चाइल्ड क्लास का एक पेरेंट है, ठीक है। तो पहले पेरेंट वाला कॉल होगा, और पेरेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है फिलहाल, है कि नहीं, तो ये वाला कॉल होगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो इसका जो आउटपुट आएगा C2 का, जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाएगा तो जो आउटपुट आएगा उसमें लिखा आएगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो ये आपका आउटपुट होगा। जब आप चाइल्ड C लिखिएगा तो क्या होगा, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो ये लिखा क्या जाएगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफॉल्ट वाला, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा के आ जाएगा। तो ये जो 2 लाइन प्रिंट हुआ है वो इसके वजह से हुआ है। फिर जब आप C2 ऑब्जेक्ट बनाइएगा 50 डाल के, तो क्या होगा, पहले तो पेरेंट वाला ही कॉल होगा, तो पेरेंट के पास जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा, जो पैरामीटराइज्ड है वो वाला कॉल होगा। तो C2 के कारण ये 2 लाइन आउटपुट में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में भी तक 2 चीज आपको पता चल गया। पहला क्या कि कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होता है, यानी कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में नहीं जाता है। लेकिन अगर आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पहले पेरेंट वाला कॉल होगा, फिर चाइल्ड वाला कॉल होगा। फिर उसी तरह से दूसरा अगर बना दीजिएगा ऑब्जेक्ट, तो फिर से पहले पेरेंट वाला कॉल होगा, फिर चाइल्ड वाला कॉल होगा। जब ऑब्जेक्ट C बनाया तो चाइल्ड वाला में ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्यों, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर नहीं पास किया है, तो ये वाला कॉल होगा। जब आप C2 बनाए तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ चाइल्ड में, क्यों, क्योंकि इस बार हमने पैरामीटर पास किया है। लेकिन हमेशा पेरेंट पहले कॉल होगा, उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये 2 चीज है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे कि अभी तो पेरेंट में पैरामीटर नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट में पैरामीटर डाल दिया तो क्या होगा। अगर हमने डाल दिया पेरेंट में पैरामीटर एंट करके कुछ, मान लीजिए I, ठीक है, हमने डाल दिया, और x जो वेरिएबल है इसमें I का वैल्यू डाल देंगे, तो क्या होगा, तब कैसे कॉल होगा, आइए उस चीज को देखते हैं। मैं एक बार फिर से इसको क्लीन कर देता हूं और इसको अच्छे से देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे ये कॉल होगा, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहला तो ये पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर जो है वो चाइल्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं किया जाता है, यानी कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड में नहीं जाएगा। कंस्ट्रक्टर इज नॉट इनहेरिटेड बाय चाइल्ड क्लास। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा जो कि खास है, कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। इसके पहले जो पेरेंट क्लास था उसके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, यानी कि यहां कोई पैरामीटर नहीं था। अब जो पेरेंट क्लास है उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो क्या होगा आइए बताता हूं। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, बनाइए चाइल्ड C1, तो आपने C1 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो जब C1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला होगा बाद में, यानी कि इसके पहले पेरेंट कॉल हो जाएगा, उसके बाद ये कॉल होगा, लेकिन होगा तो यही वाला ना। तो जब आप C1 ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो चाइल्ड क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। लेकिन पेरेंट क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, पेरेंट क्लास के पास तो एक ही कंस्ट्रक्टर है,
तो हर हाल में कॉल तो यही होगा। लेकिन पेरेंट क्लास जो है वो मांग रहा है पैरामीटर, तो वो कौन देगा ये पैरामीटर? ये पैरामीटर आपको चाइल्ड क्लास से पास करना होगा, चाइल्ड क्लास से पास करना होगा। और कैसे पास करते हैं उसका नियम है, यूज करना पड़ेगा आपको, इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको इनिशियलाइजर लिस्ट। और कैसे इनिशियलाइजर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ये याद कर लीजिए, ये सिंटेक्स है। इनिशियलाइजर लिस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं बताता हूं आपको। जो कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड क्लास में उसके आगे लगाइए कॉलन, और पेरेंट क्लास में आपको पास करना है डेटा। क्या पास करना है? डेटा। कौन सा डेटा? इंटीजर। तो इंटीजर पास कर दीजिए किस क्लास में? पेरेंट क्लास में। तो पेरेंट क्लास का नाम लिखिए, पेरेंट क्लास का जो भी नाम है ना वो लिख दीजिए पेरेंट, और जो डेटा पास करना है यहाँ पे पास कर दीजिए 55 पास कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियलाइजर लिस्ट। तो इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से हमको जो करना होता है डेटा को पास करना होता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड C1 का, ठीक है, तो आपको क्या होगा? पेरेंट क्लास कॉल हो जाएगा, पेरेंट क्लास कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 55, ये वाला 55 यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले पेरेंट क्लास कॉल हो जाएगा, और पेरेंट क्लास में कुछ प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिए, एक्स का वैल्यू मान लीजिए प्रिंट करना है, तो आ जाएगा 55। ठीक है, और उसके बाद चाइल्ड क्लास कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफॉल्ट चाइल्ड। तो जब आप C1 ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 55 डिफॉल्ट चाइल्ड। सबसे पहले ये पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? चाइल्ड क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा चाइल्ड C2, ठीक है, तो आप चाइल्ड क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं C2, उसमें पास करें 50, तो चाइल्ड क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बताइए? चाइल्ड क्लास का ये वाला कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा? पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, तो ये वाला कॉल होगा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर जो है इसके चलने से पहले पेरेंट क्लास वाला चलेगा, आपको नियम पता है, पहले पेरेंट वाला चलेगा फिर चाइल्ड वाला चलेगा। तो पेरेंट यहां पे क्या मांग रहा है? पेरेंट यहां पे पैरामीटर मांग रहा है, तो आपको यहां पे भी इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से पैरामीटर पास करना होगा। पेरेंट, और क्या पास करना चाहते हैं? 65 पास कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 65। जब आप ये C2 क्रिएट करिएगा ना, ऑब्जेक्ट C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो 65, सबसे पहले 65 प्रिंट होगा, उसके बाद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट होके आएगा। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, समझ में आ गया? तो जब आपके पेरेंट क्लास में सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैं तो आपको इनिशियलाइजर लिस्ट लगेंगे, और इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से आपको वैल्यू यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से आपको वैल्यू पास करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 65 पास कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये C2 ही कुछ वैल्यू दे, वो हम पास करें यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल डाल दीजिए इंट k, और यहाँ पे 65 ना पास करके आप k पास कर दीजिए। ठीक है, तो 50,75 डाल दीजिए। तो अब क्या होगा? 50 चला जाएगा j में, ठीक है, और k में चला जाएगा 75, और यही k हम पास कर रहे हैं, यानी कि 75 हम लोग पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। ठीक है, यहाँ पे 75 आ जाएगा। कब? जब आप C2 ऑब्जेक्ट बनाइएगा तब। तो अब यहाँ पे प्रिंट होके आएगा 75 और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट बना दीजिए चाइल्ड C3 और पास कीजिए 68, 72। तो क्या होगा? 68, 72 यहाँ पास हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 68, यहाँ पे हो जाएगा 72, और यहाँ पे पास हो जाएगा k का जो वैल्यू यानी कि 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो प्रिंट होके आएगा 72। उसके बाद फिर किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये वाला चलेगा। तो जब आप C3 ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो आउटपुट ये आएगा 72 और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर काम करता है। सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का। अगर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, यानी कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है, तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से
वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इनिशियलाइजर लिस्ट का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इनिशियलाइजर लिस्ट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइजर लिस्ट का यूज नहीं करेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए बना दीजिए चाइल्ड C4, तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा C4, इसको कॉल करने का कोशिश करेगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलने से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलना है, और यहाँ पे चाहिए पैरामीटर, और पैरामीटर कुछ पास हुआ नहीं, तो आपका कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो उसी कंपाइलेशन एरर को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से आपको इसमें कुछ वैल्यू पास करना पड़ेगा। और इनिशियलाइजर लिस्ट कैसे लिखेंगे, पेरेंट क्लास का नाम, यानी कि ये कॉलन लिखने के बाद पेरेंट क्लास का नाम, और जो वैल्यू आप पास करना चाहते हैं वो यहाँ पे पास कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू ऐसे पास होता है इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से, ये आपको याद कर लेना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर चाइल्ड क्लास का चलेगा। ठीक है, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में अगर पैरामीटर हैं तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपको इनिशियलाइजर लिस्ट देना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपको इनिशियलाइजर लिस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस में था। अब हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे, उसमें कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, वो अब देखेंगे हम लोग। मल्टी लेवल के बाद हम लोग मल्टीपल भी देखेंगे और हायरार्किकल भी देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग हाइब्रिड देखेंगे। तो टोटल 3 लेक्चर में हम लोग ये काम कर देंगे। आज हम लोग सिर्फ सिंगल देखे हैं और मल्टी लेवल देख लेंगे। ठीक है, कल हम लोग मल्टीपल और हायरार्किकल देखेंगे, और नेक्स्ट डे उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सारे में कंस्ट्रक्टर का गेम हम लोग देखेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल हाइब्रिड इनहेरिटेंस से पूछा जाता है, लेकिन हाइब्रिड इनहेरिटेंस तक पहुंचने से पहले आपको सिंगल इनहेरिटेंस का पूरा लॉजिक पता होना चाहिए, मल्टीपल का पता होना चाहिए, मल्टी लेवल का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारा सुनिए। तो आज हमने सिंगल पढ़ लिया है, अब हम लोग मल्टी लेवल पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मल्टी लेवल। तो हम अब लोग मल्टी लेवल पढ़ने जा रहे हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का हमने पढ़ लिया, कैसे गेम होता है इसमें। ठीक है, अब हम लोग मल्टी लेवल पढ़ेंगे। मल्टी लेवल आज खत्म कर लेंगे, कल मल्टीपल और हायरार्किकल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे हाइब्रिड। हाइब्रिड में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको अकेले पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ हाइब्रिड पढ़ेंगे। तो आइए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का कैसे कॉल होता है वो देख लीजिए। वही रूल है, पेरेंट पहले कॉल होगा, चाइल्ड उसके बाद। लेकिन मल्टी लेवल में बहुत पेरेंट होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। तो सबसे पहले कौन कॉल होगा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड, लास्ट में चाइल्ड। तो आप समझ गए, आई गेस आप समझ गए कैसे कॉल होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। मैंने आपको हालांकि थोड़ा सा हिंट दे दिया है, लेकिन फिर भी आइए एक प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 क्लास है, एक है ग्रैंड पेरेंट, दूसरा है पेरेंट, और तीसरा है चाइल्ड। हमारे पास 3 क्लास है, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड। ग्रैंड पेरेंट क्लास जो है ये टॉप मोस्ट क्लास है, ये जो है किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट क्लास देखिए किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रहा है। फिर आ गया पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास जो है इनहेरिट कर रहा है ग्रैंड पेरेंट क्लास को। तो देखिए पेरेंट क्लास इनहेरिट कर रहा है ग्रैंड पेरेंट क्लास को। ठीक है, फिर आ गया चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को। तो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को। तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, ठीक है, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, मान लीजिए चाइल्ड C, तो क्या होगा, ये कोशिश करेगा अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का, और इसके पास चाइल्ड क्लास के पास मात्र एक ही कंस्ट्रक्टर है। ये देखिए मात्र एक ही कंस्ट्रक्टर है, और वो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, जो कि लेता है 3 पैरामीटर, 1 2 3, तीनों इंटीजर हैं। तो आप ऐसे तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं, वो आ जाएगा कंपाइलेशन एरर। तो आपको हमेशा जब ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, और कितने पास करने होंगे, 3। तो पास कीजिए 50, 60, 70। तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा C, तो आपको 3 पैरामीटर पास करने होंगे। क्यों, क्योंकि चाइल्ड क्लास में सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, लेकिन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा नहीं। पहले कौन चलेगा, चाइल्ड क्लास का जो पेरेंट है
उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। आपको पता है कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलने से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो चलिए चलते हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। अब देखिए, पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी पैरामीटराइज्ड है, 2 पैरामीटर ले रहा है। तो क्या करना होगा आपको, चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइजर लिस्ट देना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, इस चाइल्ड का जो पेरेंट है उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है और वो 2 पैरामीटर लेता है। तो आपको चाइल्ड क्लास से वो 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। और वो कैसे पास करते हैं? इनिशियलाइजर लिस्ट को यूज करके। और इनिशियलाइजर लिस्ट कैसे बनाते हैं? जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वहीं पे कॉलन लिख दीजिए, पेरेंट क्लास का नाम लिखिए और जितना पैरामीटर लेता है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर उतना पैरामीटर पास कर दीजिए। हमने 2 पास किया, KL। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर लेता है ये। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा नहीं, वो जाएगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। अब देखिए, पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसने भी किसी को इनहेरिट करके रखा है, ग्रैंड पेरेंट को। ठीक है, तो ये भी चला जाएगा ग्रैंड पेरेंट के पास। तो सबसे पहले चलेगा ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, फिर चलेगा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर और लास्ट में चलेगा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का, फिर पेरेंट का, फिर चाइल्ड का। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा चाइल्ड क्लास का C, तो क्या होगा? सबसे पहले आउटपुट में लिखा के आएगा ग्रैंड पेरेंट, ये वाला लाइन प्रिंट होके आएगा। फिर आउटपुट में लिखा के आएगा पेरेंट, फिर आउटपुट में लिखा के आएगा चाइल्ड। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, फिर चाइल्ड। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट C बनाइएगा तो ऐसा कुछ होगा। अब एक चीज और देखिए, पेरेंट क्लास का जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो वहां भी इनिशियलाइजर लिस्ट दे दिया है ग्रैंड पेरेंट नाम से और उसमें पास कर दिया K। अभी यहां पे इनिशियलाइजर लिस्ट क्यों दिया है? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट के पास भी एक ही कंस्ट्रक्टर है और वो है पैरामीटराइज, जिसको एक पैरामीटर चाहिए। तो ग्रैंड पेरेंट को एक पैरामीटर चाहिए और ग्रैंड पेरेंट को कौन पास करेगा? वो पैरामीटर पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट का जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो पास करेगा। और वो कैसे पास करेगा? इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से। तो इनिशियलाइजर लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर जब आता है तो इनिशियलाइजर लिस्ट हीरो है। ठीक है, समझ जाइए इस चीज को। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे सीधा पेरेंट क्लास का, बना सकते हैं है कि नहीं? तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए P, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए P। तो पेरेंट क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा P तो ये कंस्ट्रक्टर खोजेगा, ये देखेगा इसके क्लास में, पेरेंट क्लास में तो मात्र एक ही कंस्ट्रक्टर है और वो है पैरामीटराइज। तो ये तो कंपाइलेशन एरर देने लगेगा, कहेगा आपको 2 पैरामीटर पास करना होगा, आप ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो आप जब P का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो आपको पैरामीटर पास करना होगा। कितने? JK 2। तो पास कीजिए 33 और 43 पास कर दीजिए। ठीक है, या पास कीजिए 38 43। ठीक है, तो आपने पास किया 38 43। तो देखिए, जब आपने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया P तो कॉल होना चाहिए ये पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर। लेकिन पेरेंट के कंस्ट्रक्टर से चलने से पहले पेरेंट का जो पेरेंट है यानी कि ग्रैंड पेरेंट, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो इसका आउटपुट आएगा क्या? ग्रैंड पेरेंट, पहले लिखा के आएगा ग्रैंड पेरेंट, फिर लिखा के आएगा पेरेंट। ठीक है, चाइल्ड भी लिखाएगा क्या? नहीं, चाइल्ड क्यों लिखाएगा? यहाँ तो हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो चाइल्ड का इधर कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पेरेंट क्लास से ही शुरू होगा। तो सबसे पहले पेरेंट का जो पेरेंट है यानी कि ग्रैंड पेरेंट, उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर जो है उल्टे ऑर्डर में चलता है। उल्टे ऑर्डर में चलता है मतलब अगर आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट अगर आप बनाइएगा, ठीक है, तो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का चलेगा, फिर पेरेंट का चलेगा, फिर चाइल्ड का चलेगा। अगर आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा और ये यहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पेरेंट का है। तो इतना आप समझ जाइए कि कंस्ट्रक्टर जो है टॉप टू बॉटम चलता है। एक रूल याद रखना, टॉप टू बॉटम, यानी जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर पेरेंट का, फिर चाइल्ड का। ये रूल याद रखना है। ठीक है, समझ गए ना? हालांकि इनिशियलाइजर लिस्ट पास होगा, इनिशियलाइजर लिस्ट तो पास होगा ही होगा,
वो कैसे पास होगा? वो चाइल्ड से पास होगा ग्रैंड पेरेंट को, सॉरी, चाइल्ड से पास होगा पेरेंट को, और पेरेंट से पास होगा ग्रैंड पेरेंट को, ठीक है। तो इनिशियलाइजर लिस्ट हमेशा सीधा ही चलेगा, चाइल्ड देगा पेरेंट को, पेरेंट देगा ग्रैंड पेरेंट को। लेकिन कंस्ट्रक्टर का जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है, प्रिंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट, ये जो है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलेगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम चलेगा। यानी सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर का बॉडी चलेगा, जो भी प्रिंट दिया हो आपने या कुछ भी कर रहे हो कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का, फिर पेरेंट का, फिर चाइल्ड का। जबकि इनिशियलाइजर लिस्ट जो डाटा पास करेगा, सबसे पहले चाइल्ड पास करेगा पेरेंट को, पेरेंट पास करेगा ग्रैंड पेरेंट को, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे चलता है समझ में आ गया? टॉप से बॉटम। अगर आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर पेरेंट का, फिर लास्ट में चाइल्ड का। एक चीज ध्यान रहे, इनिशियलाइजर लिस्ट हमेशा कंस्ट्रक्टर के बगल में ही लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टर जहां आपने लिखा ना, वहां कॉलम देके इनिशियलाइजर लिस्ट लिख दीजिए। आप हमारा इनिशियलाइजर लिस्ट का एक अलग सा वीडियो है, वो चाहे तो देख सकते हैं अगर इनिशियलाइजर लिस्ट में डाउट है तो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बगल में हमेशा इनिशियलाइजर लिस्ट देते हैं। और इनिशियलाइजर लिस्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग पेरेंट क्लास का नाम लिख के, ठीक है, और जो जो पैरामीटर, जितना पैरामीटर चाहिए पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, वो हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार, इनिशियलाइजर लिस्ट चाइल्ड से जाएगा पेरेंट को, पेरेंट से जाएगा ग्रैंड पेरेंट को, ठीक है, इस तरह से पास होता है। चाइल्ड से आप पेरेंट को भेज दीजिए और पेरेंट जो है वो ग्रैंड पेरेंट को भेजेगा। जबकि कंस्ट्रक्टर चलेगा कैसे, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट वाला चलेगा, फिर पेरेंट वाला चलेगा, फिर लास्ट में चाइल्ड वाला चलेगा, ठीक है। कब? जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, इनिशियलाइजर लिस्ट पेरेंट से जाएगा ग्रैंड पेरेंट को, और कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का चलेगा, फिर पेरेंट का चलेगा। चूंकि आपने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है इस बार, तो चाइल्ड इधर सीन में है ही नहीं। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर पेरेंट का चलेगा, और आखिरी में चाइल्ड का चलेगा, ठीक है। अगर आप ग्रैंड पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। इधर तो कुछ है ही नहीं ऊपर, और तो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट का चलेगा। भले ही इनहेरिटेंस हो रहा है, लेकिन हर क्लास का अपना खुद का भी तो एक पर्सनालिटी है कि नहीं, उसका खुद का भी अस्तित्व है ना, तो उसका खुद का भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस हो रहा है तो सिर्फ चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ग्रैंड पेरेंट का भी अलग से बन सकता है, पेरेंट का भी अलग से बन सकता है। ये सब बेसिक बातें हैं, बस ऐसे ही बता देता हूँ। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग आज जो कुछ भी पढ़े हैं उसका लैपटॉप में कोड करके देखेंगे। तो हम लोग लैपटॉप में कोड करेंगे, उसके पहले मैं एक आखिरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। यह एक सवाल है जो कि इंटरव्यू में खूब पूछे जाते हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक आज का आखिरी चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद लैपटॉप पे कोड ही करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सवाल जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि सिंगल इनहेरिटेंस में, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। पढ़ा ना, दो चीज हमने पढ़ा है कि नहीं। पहला हमने पढ़ा कि सिंगल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। तो आपको पता है ना, आज ही तो पढ़ा है। तो जब आप सिंगल इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, है ना, तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का। उसी तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पेरेंट का, और आखिरी में चाइल्ड का। पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल होता है, चाइल्ड का आखिरी में क्यों कॉल होता है? इंटरव्यू में यही सवाल पूछा जाता है कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनहेरिटेंस में, तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल होता है, चाइल्ड का आखिरी में क्यों होता है। यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक प्रोग्राम के मदद से। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे सिंगल इनहेरिटेंस का, उसी के मदद से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनहेरिटेंस में जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल होता है, चाइल्ड का आखिरी में क्यों कॉल होता है। तो आइए एक प्रोग्राम लिख के समझाता हूँ आपको।
तो आइए अब मैं आपको एक प्रोग्राम के मदद से समझाने जा रहा हूं कि इनहेरिटेंस में जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों होता है, चाइल्ड का आखिरी में क्यों कॉल होता है। जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल होता है, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए बोर्ड पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और देखिए मैंने इस बोर्ड का दो पार्टीशन कर दिया है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड को देखिए, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। लेफ्ट साइड में देखिए दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। ये दोनों क्लास किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं, किसी को इनहेरिट नहीं कर रहे हैं। आइए सबसे पहले क्लास ए के अंदर देखते हैं क्या है। क्लास ए के अंदर दो प्रॉपर्टी है, दोनों इंटीजर है एक्स और वाई। फिर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि ये दोनों प्रॉपर्टी एक्स वाई को कुछ वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है। अब आइए क्लास बी, यहाँ पे भी दो प्रॉपर्टी है पी और क्यू, फिर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो कि इस क्लास के प्रॉपर्टी पी और क्यू में वैल्यू असाइन कर रहा है। और दोनों क्लास ए और बी में जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। लेकिन इन दोनों क्लास का फिलहाल एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, इतना आप समझ गए ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। अब देखिए जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा इस क्लास ए का, एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए ओबीजे ए, तो उसमें पास कीजिए ऑब्जेक्ट बनाते टाइम 80 90, क्यों, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, तो दो इंटीजर लेगा तो 80 90 पास कीजिए, पास कर दिया तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ओबीजे ए। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, इस क्लास के प्रॉपर्टी एक्स और वाई, तो एक्स और वाई होंगे। अच्छा एक्स और वाई में वैल्यू क्या होगा जो आपने यहाँ से पास किया 80 90, तो यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 90। उसी तरह से अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे बी1, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे बी1। ओबीजे बी1 बन गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी है ना, तो पी और क्यू दो आ जाएगा, पी में वैल्यू 100, क्यू में वैल्यू 200। आप जो यहाँ पास कीजिएगा ऑब्जेक्ट बनाते टाइम वो जाके इधर सेट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर के मदद से। तो ये समझ में आ गया आपको। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जब आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाइएगा ओबीजे ए, तो ओबीजे ए बन जाएगा और इसमें दो फील्ड होगा एक्स और वाई, ठीक है। जब आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा ओबीजे बी1, तो ओबीजे बी1 बन जाएगा और इसमें दो प्रॉपर्टी होगा पी और क्यू। अच्छा जब आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्लास ए का, सिर्फ और सिर्फ क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अच्छा जब आप बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सिर्फ और सिर्फ बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सिर्फ और सिर्फ बी का, क्योंकि यहाँ इनहेरिटेंस तो हो ही नहीं रहा है, तो सिर्फ बी का कॉल होगा। बी का ऑब्जेक्ट बनाने से सिर्फ बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ए का ऑब्जेक्ट बनाने से सिर्फ ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो आप समझ गए, इतना सब कुछ अच्छे से समझ गए, राइट। अब हम लोग आते हैं मेन बात पे, ठीक है। अब देखिए यही वाला एग्जाम्पल है एक बार फिर से, लेकिन इस बार इनहेरिटेंस हो रहा है। देखिए क्लास ए है, फिर से दो प्रॉपर्टी है एक्स वाई है, ठीक है, और फिर एक कंस्ट्रक्टर है। क्लास बी है, फिर से दो प्रॉपर्टी है पी क्यू और कंस्ट्रक्टर है। इस बार अलग क्या है, क्लास बी जो है वो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए जब आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा ओबीजे बी2, जब आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा ओबीजे बी2, तो ओबीजे बी2 के अंदर क्या क्या होगा, क्लास बी का ऑब्जेक्ट ओबीजे बी2 जब आप बनाइएगा तो ओबीजे बी2 के अंदर क्या क्या होगा बताइए। ये जो ऑब्जेक्ट है क्लास बी का ओबीजे बी2, इसके अंदर क्या क्या होगा बताइए, पी क्यू तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ए से इसको एक्स वाई मिलेगा, तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई और पी क्यू। तो ओबीजे बी2 जो ऑब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे है ओबीजे बी2, उसके अंदर हो जाएगा एक्स वाई जो कि इसको इसके पापा ए से मिला है और पी क्यू। अब एक चीज बड़ा ध्यान देने वाला बात है, देखिए जब आपने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया, जब वो इनहेरिटेंस कर रहा था क्लास ए को, ठीक है, आपने जब क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे बी2, जब वो इनहेरिट कर रहा था क्लास ए को, तो उसका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया, अभी क्लास बी का ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया, जबकि पहले लेफ्ट साइड में
क्लास बी का ऑब्जेक्ट इतना छोटा होता था। अभी एक चीज बहुत ध्यान से देखिए कि हुआ क्या है। अब जो है ना क्लास बी का ऑब्जेक्ट ओबीजे बी2 इस साइड में जो है वो क्या हुआ है कि जो ए का ऑब्जेक्ट है और जो बी का ऑब्जेक्ट है ये दोनों जुड़ गया। ए का ऑब्जेक्ट और बी का ऑब्जेक्ट दोनों जुड़ गया और तब जाके ये बना। एक चीज समझ रहे हैं आप? समझिए इनहेरिटेंस में क्या क्या होता है, इस चीज को समझिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड को रिलेट कीजिए कि होता क्या है इनहेरिटेंस में। जब इनहेरिटेंस नहीं हो रहा था तो बी का ऑब्जेक्ट सिंपल था, सिर्फ उसमें पी और क्यू था। अब जब इनहेरिटेंस हो रहा है तो बी के ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, ए का ऑब्जेक्ट भी चिपक जा रहा है। तो ये जो ओबीजे बी2 बन रहा है ना, ये इतना बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें अब दो ऑब्जेक्ट है। एक तो बी का खुद का, जब बी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा था इतना पोर्शन, और फिर ए का इतना पोर्शन। तो जब बी क्लास बी ए को इनहेरिट कर रहा है तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है तो इसमें बेसिकली दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक इसका खुद का ऑब्जेक्ट जब वो किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा था, और प्लस वो वाला ऑब्जेक्ट जिसको वो इनहेरिट कर रहा है। तो अब जो बी का ऑब्जेक्ट बनता है उसमें बेसिकली दो ऑब्जेक्ट होता है। अब जो बी का ऑब्जेक्ट बनता है उसमें दो ऑब्जेक्ट होता है, एक ए का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, और एक बी का खुद का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए बी का ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है? जब आप बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा ओबीजे बी2 तो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा? पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? यही तो पढ़ाना था आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता किस लिए है। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है क्लास के वेरिएबल को वैल्यू डालने के लिए? नहीं, ये बहुत ही गलत चीज लोगों को बताया जाता है। कंस्ट्रक्टर का काम ये नहीं है कि वो क्लास के वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाल दे, नहीं, वो तो हम अलग से करते हैं। कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। इसीलिए तो जब आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी जाके उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो इसीलिए जब आप इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट बनाइएगा चाइल्ड क्लास का, क्लास बी का, ठीक है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाइए ओबीजे बी2, तो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आना है, एक ए का और एक बी का खुद का। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, मैं लेफ्ट से राइट स्विच करता हूं। तो जब आप बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो बी के अंदर अब दो ऑब्जेक्ट आना है, एक तो बी के खुद का और प्लस ए का, क्योंकि अभी बी जो है ए को इनहेरिट कर रहा है। तो बी के अंदर दो ऑब्जेक्ट आना है, बी के ऑब्जेक्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट आना है, एक तो बी का खुद का ये पी क्यू और एक्स वाई इसके पापा वाला। तो इसीलिए होता क्या है कि जब आप बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट इसका भी होता है और इसका भी होता है, और पहले पेरेंट का होगा तभी तो वो अपने चाइल्ड को देगा। पहले पेरेंट अपना ऑब्जेक्ट बना लेगा, उसके बाद ही वो अपने चाइल्ड को देगा ना। तो इसीलिए पहले पेरेंट का होता है, ठीक है, उसके बाद जो है चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो पहले जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पेरेंट का, यानी पहले ए का कॉल होगा फिर बी का। जब ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ये ऑब्जेक्ट का आधा पोर्शन बन जाता है जिसमें एक्स और वाई आ गया। फिर जब ये वाला कॉल होता है इसका खुद का, तब ये पी और क्यू आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था जो मैंने आखिरी में पढ़ाया आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है आपके मदद का होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म। ये चीज़ बहुत लोग नहीं बताते हैं, ज़्यादातर लोग आपको यही बता देंगे कि जब इनहेरिटेंस होगा तो पहले पेरेंट का कॉल होगा फिर चाइल्ड का। क्यों होगा ऐसा ये कोई नहीं बताता है, ये मैंने आपको बता दिया समझने के लिए, ठीक है, कि इंटरव्यू वगैरह आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता दें। तो चलिए अब हम लोग कोडिंग करते हैं। तो आइए बोर्ड पे हमने जो कुछ भी पढ़ाई किया है आज इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल के बारे में, उसी का कुछ कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, तो उसी का प्रोग्राम देखेंगे। तो तीन प्रोग्राम सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे अलग अलग तरह का, कि सिंगल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। सिंगल इनहेरिटेंस आपको पता है, चाइल्ड क्लास जो है सिर्फ एक पेरेंट से इनहेरिट करता है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, चाइल्ड क्लास जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से इनहेरिट करता है।
तो हमारे प्रोग्राम में देखिए सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। ये जो पहला प्रोग्राम है उसमें क्या हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। देखिए एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, और एक चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास जो है सिर्फ एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। तो इस प्रोग्राम में, ये जो पहला प्रोग्राम है, इसमें मैंने पेरेंट क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया और चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको पता है जो कोई पैरामीटर नहीं लेता हो, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर आइए, मेन फंक्शन के अंदर आइए और पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया पी। तो देखिए क्या होगा, जब आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पी बनाइएगा तो क्या होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास का बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर भी उसी का कॉल होगा। और पेरेंट क्लास में सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो वही वाला कॉल होगा। ये देखिए प्रिंट होके आ गया है, पेरेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए सी, ठीक है। अब देखिए जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या होगा, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या होगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। लेकिन मैंने आज आपको क्या पढ़ाया था कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले चाइल्ड के पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जी हाँ, तो जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाइएगा सी, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब ये कॉल हो जाएगा, ठीक है, तब ये वाला चलेगा। तो देखिए रन करा के दिखाता हूं आपको। मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट सिर्फ बनाया है, देखिए पहले क्या लिखा के आया, पेरेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, चला, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाया है, चाइल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो बाद में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला। आप समझ गए ना। तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो पहले उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का, ठीक है। अगर सिर्फ आप पेरेंट का बनाइएगा तो, सिर्फ पेरेंट का बनाइए तो क्या हुआ, सिर्फ पेरेंट का अगर हम बनाए तो सिर्फ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सिर्फ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देखिए सिर्फ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। लेकिन जब आप चाइल्ड क्लास का बनाइएगा तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और फिर बाद में चाइल्ड का भी होता है, ठीक है। लेकिन पहले पेरेंट का, उसके बाद चाइल्ड का। ये देखिए पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर चाइल्ड का। अब आते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में। आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस का ही दूसरा एग्जाम्पल, आइए देखते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। हमारा पिछला एग्जाम्पल भी कुछ वैसा ही था, उसमें भी पेरेंट क्लास था और चाइल्ड क्लास था। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या है कि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है, चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी पैरामीटराइज्ड है। पिछला एग्जाम्पल क्या था, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट था, चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट था। इस बार पेरेंट और चाइल्ड दोनों का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है। तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पेरेंट का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाइएगा पी, तो आपको कोई नंबर देना पड़ेगा, 53, 54, 55, कोई इंटीजर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज है और वह एक इंटीजर लेता है। तो वह एक इंटीजर लेता है, तो आपको पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम एक इंटीजर पास करना होगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कीजिएगा तो देखिए पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन कर गया, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन कर गया। अब आइए चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट फिर से बनाते हैं। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर देखिए ये भी पैरामीटराइज है और दो पैरामीटर ले रहा है। तो ऑब्जेक्ट बनाइए सी और दो पैरामीटर भेजिए, और दोनों इंटीजर है तो भेज दीजिए। क्या भेजना है, 5, 6। तो 5 और 6 आपने भेज दिया, ठीक है। अब देखिए इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर रन होगा, सबसे पहले इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन होगा। तो देखिए ऊपर
सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर रन हुआ। और इस बार चूंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है पेरेंट का चाइल्ड का, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन हुआ। तो आप समझ गए ना, चाहे कंस्ट्रक्टर कैसा भी हो, नॉर्मल हो, है ना, यानी कि डिफॉल्ट हो या फिर पैरामीटराइज हो, अगर आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये रूल हमेशा याद रखिए कि चाइल्ड क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, आखिरी में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये हमेशा रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये याद रखना है आपको, चाहे कंस्ट्रक्टर कैसा भी हो, पैरामीटराइज हो, नॉन पैरामीटराइज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक ध्यान दीजिए बात पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए हम लोग चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर देखिए लाइन नंबर 23 देखिए इसमें क्या है कि हम लोग जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो पैरामीटराइज तो बना ही रहे हैं और दो पैरामीटर दे रहे हैं जे और के, जबकि चाइल्ड क्लास में वेरिएबल है एक ही, तो हमने पैरामीटर डाल दिया दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया था, ठीक है, कि जब चाइल्ड क्लास का पेरेंट के पास जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज है, तो चाइल्ड क्लास का एक जिम्मेदारी है क्या, कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करें। एक बार फिर से चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को ध्यान से देखिए। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है, दो पैरामीटर डाला है, दोनों इंटीजर है जे और के, जबकि चाइल्ड क्लास में वेरिएबल सिर्फ एक ही है। तो हमने दो पैरामीटर क्यों डाला, हमने दो पैरामीटर क्यों डाला बताइए, जे और के दो पैरामीटर क्यों डाला बताइए। क्योंकि चाइल्ड क्लास का जो पेरेंट है उसके पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। तो चाइल्ड क्लास के पास एक जिम्मेदारी है कि वो अपने पापा के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करे। ठीक है। तो चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज करना होगा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना होगा। ये देखिए लाइन नंबर 23 में इनिशियलाइज भी कर रहा है इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से। तो ये जो दो पैरामीटर है जे और के, जे का इस्तेमाल हो रहा है चाइल्ड क्लास के वेरिएबल y में वैल्यू डालने के लिए, और के का इस्तेमाल हो रहा है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए। यानी ये जो के है ये चला जाएगा i में, और i में जो भी वैल्यू आएगा के मदद से वो चला जाएगा पेरेंट क्लास के वेरिएबल x में। बोर्ड पे ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है। तो इनहेरिटेंस में जनरली क्या होता है कि पेरेंट क्लास अपने चाइल्ड क्लास को देते हैं, सब कुछ देते हैं ना। जब कंस्ट्रक्टर आता है तो चाइल्ड का भी जिम्मेदारी होता है, कुछ चाइल्ड का भी एक जिम्मेदारी होता है अपने पेरेंट के प्रति। क्या? कि आप अपने पेरेंट को इनिशियलाइज कीजिए, आप अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कीजिए। कब? अगर आपके पेरेंट क्लास के पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो बस यही एक जिम्मेदारी है, अपना बच्चा इतना तो कर ही सकता है अपने माँ बाप के लिए, है ना। तो ये देखिए चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज करना होगा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड है। अगर पेरेंट क्लास के पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता, अगर पेरेंट क्लास के पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता, मान लीजिए पेरेंट क्लास के पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता, मान लीजिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल दीजिए, है ना, और डाल दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तब ये करने का जरूरत नहीं है, तब ये करने का जरूरत नहीं है। ये देखिए तब क्या होगा, वो डिफॉल्ट वाला चल जाएगा, ये डिफॉल्ट वाला चल जाएगा। ये आपको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूं, डिफॉल्ट पी, पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। ठीक है। ये देखिए डिफॉल्ट पी चल गया ना, चलेगा हमेशा सबसे पहले पेरेंट का ही, लेकिन इस बार डिफॉल्ट वाला चल गया। अगर ये डिफॉल्ट वाला नहीं रहेगा
तभी आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं होगा, सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, तब आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अभी देखिए हमने इनिशियलाइजेशन हटा दिया यहाँ से, ठीक है। हमने इनिशियलाइजेशन क्यों हटा दिया? चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से हमने पेरेंट का इनिशियलाइजेशन क्यों हटा दिया? क्योंकि अब पेरेंट के पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो पेरेंट कह रहा है कि ऐसा है बेटा, अब तुमको हमको इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं है, हम अपने लिए सफिशिएंट है, ठीक है, तुमसे हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर अभी भी चाइल्ड क्लास चाहेगा कि नहीं मैं पापा को इनिशियलाइज कर देता हूं, तो क्या वो कर सकता है? हाँ कर सकता है, उसकी मर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, तो वो इनिशियलाइज कर सकता है अभी भी, तो कर सकता है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शनल हो गया है। अब अगर चाइल्ड क्लास इनिशियलाइज करता है अपने पेरेंट को, तो क्या होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये देखिए पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला। और अगर इनिशियलाइज नहीं करता है, अगर इनिशियलाइज नहीं करता है ना, तो क्या होगा? पेरेंट कहेंगे कोई बात नहीं, मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट वाला चलेगा। इनिशियलाइज करेगा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर हटा दूं, ठीक है, और ये इनिशियलाइजेशन भी हटा दूं, तो क्या होगा बताइए? आपको पता है कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है, कंपाइलर कह रहा है कि भाई चाइल्ड क्लास तुम्हारे पापा के पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो तुमको इनिशियलाइज करना ही करना होगा, तो अभी इनिशियलाइज करना ही करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ऑलरेडी, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी है, तो क्या होता है बताइए? अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी है, तो आपको इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं है। आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं। अगर पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हम तो इनिशियलाइज करेंगे, मेरा मन है कि पापा को कुछ दें, तो ठीक है, तब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा। अच्छा, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हटा दें, तो तब आप किसको इनिशियलाइज कीजिएगा? तब तो एरर आ जाएगा, तब एरर आ जाएगा ना, है ना। तब आप किसी को इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते हैं। इनिशियलाइजेशन तभी करना होगा जब आपके पेरेंट के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स के पास क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। जब आपके पेरेंट के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तब आपको इनिशियलाइजेशन करना होगा। अगर आपके पेरेंट के पास सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तब आपको इनिशियलाइजेशन करना मस्ट है। लेकिन अगर आपके पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है, तब इनिशियलाइजेशन आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं कीजिएगा तो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कर दीजिएगा तो क्या होगा? इनिशियलाइजेशन लिस्ट वाला यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही काम करता है। अब अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको समझा दिया। हमारा जो क्लास है पेरेंट क्लास, इसके पास दो तरह का कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड क्लास के पास जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है? वो पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज कर रहा है। तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज कर रहा है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कीजिएगा तो क्या होगा? पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज नहीं करेगा तो क्या होगा? फिर वो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर हटा दिए पेरेंट से, तो क्या होगा? कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि तुम्हारे पापा के पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसलिए तुम उसको इनिशियलाइज करो ही करो, जैसे करना है करो, ठीक है। तो आप इतना क्लियर हो गए? कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? ध्यान रहे, एक बार आखिरी बार मैं आपको बता देता हूं। अगर पेरेंट क्लास के पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा चाइल्ड क्लास इनिशियलाइज, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पेरेंट क्लास के पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पेरेंट क्लास के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो अब ये चाइल्ड की मर्जी है कि वो इनिशियलाइज करे या ना करे। अगर वो इनिशियलाइज करेगा
तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर इनिशियलाइज नहीं करेगा तो पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे कि इनिशियलाइज अभी नहीं कर रहे हैं लाइन नंबर 28 में, तो पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अगर इनिशियलाइज कर देंगे लाइन नंबर 28 में, सॉरी, अगर इनिशियलाइज कर देंगे लाइन नंबर 28 में, तो क्या होगा, तो पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सारे तरह के इनहेरिटेंस में यही होगा। बस ये मैं आपको थोड़ा ज्यादा देर इसीलिए बताया कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल। अब आइए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के पास। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के भी तीन एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, तीन क्लास है, पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड जो है इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास से, चाइल्ड क्लास जो है इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से, और पेरेंट क्लास किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए ना, सबसे ऊपर है पेरेंट क्लास, सबसे ऊपर कौन सा है, पेरेंट क्लास, उससे इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास, है ना, और उससे इनहेरिट कर रहा है ग्रैंड चाइल्ड क्लास। तो ग्रैंड चाइल्ड क्लास सबसे नीचे है, उसके बाद है चाइल्ड, और सबसे ऊपर है पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास सबसे ऊपर है, पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास, और उसके बाद है ग्रैंड चाइल्ड क्लास जो कि इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास से। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा ग्रैंड चाइल्ड क्लास का तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, किसका कॉल होगा, ग्रैंड चाइल्ड का। तो आपको पता है कि ग्रैंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, लेकिन उसके पहले ग्रैंड चाइल्ड के पेरेंट का कॉल होगा। तो ग्रैंड चाइल्ड का पेरेंट कौन है, चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने जाएगा, लेकिन चाइल्ड क्लास भी किसी को इनहेरिट कर रहा है, किसको, पेरेंट क्लास को। तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा ग्रैंड चाइल्ड क्लास का, तो सबसे पहले चलेगा किसका, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, फिर ग्रैंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, सबसे आखिरी में ग्रैंड चाइल्ड का चलेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाया आपने ग्रैंड चाइल्ड का, लेकिन सबसे आखिरी में ग्रैंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा। ग्रैंड चाइल्ड का चलने से पहले ग्रैंड चाइल्ड चलाना चाहेगा चाइल्ड का, बोलेगा नहीं मेरे से पहले पापा चलेंगे। तो चाइल्ड चलने तो जाएगा, लेकिन चाइल्ड कहेगा ऐसा है मेरे भी एक पापा है, हर बाप का एक बाप होता है, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास कहेगा मैं भी नहीं चलूंगा, तो हो जाएगा पेरेंट क्लास के पास। पेरेंट क्लास कहेगा ऐसा है दुनिया मुझसे ही शुरू हुई है, मेरे कोई बाप नहीं है, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। अगर इसके भी कोई पेरेंट होते, इसके भी अगर कोई पेरेंट होते, तो ये भी बेचारा नहीं चलता, कहता चलने दो पहले मेरे पापा को चलने दो, अगर ऊपर में मेरे कोई पिताजी हैं तो उनको चलने दो, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि पेरेंट क्लास किसी से इनहेरिट कर नहीं रहा है, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद फिर चाइल्ड का चलेगा, फिर ग्रैंड चाइल्ड का चलेगा। तो रन करा के देखते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया ग्रैंड चाइल्ड का, लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा पेरेंट का, उसके बाद चाइल्ड का, फिर ग्रैंड चाइल्ड का, सबसे आखिरी में ग्रैंड चाइल्ड का। तो रन कराइए, तो देखिए पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला, चाइल्ड का, फिर ग्रैंड चाइल्ड का, सबसे पहले पेरेंट का, फिर चाइल्ड का, फिर ग्रैंड चाइल्ड का। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि ग्रैंड चाइल्ड क्लास जो है अपने कंस्ट्रक्टर के साथ अपने पेरेंट चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है। इसको इनिशियलाइज करना चाहिए था ना, कुछ इस तरह से इनिशियलाइज कर देना चाहिए था, इनिशियलाइज कर देना चाहिए था ना इसे, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों ये नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है उसके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। ठीक उसी तरह से चाइल्ड क्लास का भी एक पेरेंट है जिसका नाम है पेरेंट क्लास, और उसके पास भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो चाइल्ड क्लास भी किसी को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है। तो यहाँ इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी क्लास अपने पापा को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, अपने पापा को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है। ग्रैंड चाइल्ड चाइल्ड को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, चाइल्ड जो है वो पेरेंट को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर किसी के पेरेंट के पास सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जांपल आते हैं वो जहां पे पेरेंट के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं जहां पे पेरेंट के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो ठीक उसी तरह का एग्जांपल फिर से एक बार है। हमारे प्रोग्राम में तीन क्लास है, पहला क्लास है पेरेंट, दूसरा क्लास है चाइल्ड, तीसरा क्लास है ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए
पेरेंट क्लास जो है सबसे टॉप का क्लास है। पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास से इनहेरिट कर रहा है ग्रैंड चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा ग्रैंड चाइल्ड का, जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा ग्रैंड चाइल्ड का, तो सबसे पहले चलेगा किसका? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, और सबसे आखिरी में ग्रैंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। आपको बताया कैसे चलता है कंस्ट्रक्टर। जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा ग्रैंड चाइल्ड का तो होगा क्या, ग्रैंड चाइल्ड कहेगा कि बात ऐसा है, मेरा कंस्ट्रक्टर चलेगा लेकिन उसके पहले मेरे पापा का चलेगा। तो इसके पापा है चाइल्ड, तो चाइल्ड के पास जाएगा, कहेगा पिताजी आप अपना कंस्ट्रक्टर चलाइए। तो पिताजी बोलेंगे बेटा ऐसा है कि मेरा कंस्ट्रक्टर तो चलेगा लेकिन उसके पहले चलेगा मेरे पिताजी का कंस्ट्रक्टर। तो वो जाएगा पेरेंट क्लास के पास। चाइल्ड क्लास का पेरेंट है पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कहेगा बेटा मेरा कंस्ट्रक्टर चलेगा, और बात यह है कि मेरा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चल जाएगा। उसके बाद कहेगा ऐसा है मैंने चल दिया बेटे तुम अब अपना चला लो, तो फिर ये अपना चलाएगा। फिर ये अपने बेटे को कहेगा जाओ अब तुम अपना चला लो। तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, फिर चाइल्ड क्लास का, और आखिरी में ग्रैंड चाइल्ड क्लास का। तो नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, हमेशा कंस्ट्रक्टर चलेगा किसी भी क्लास का तब जब उसके पहले पेरेंट उसके चल देंगे तब। किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले उसके पेरेंट चलेंगे। तो ग्रैंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले इसके पेरेंट चलेंगे, यानी कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर चलेंगे। चाइल्ड क्लास के चलने से पहले इसके पेरेंट यानी कि पेरेंट क्लास चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर चाइल्ड क्लास का, और आखिरी में ग्रैंड चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में चलेगा ये तो आप समझ गए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, आते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट पे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रैंड चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो ग्रैंड चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है 3 पैरामीटर ले रहा है, जे के एल, और साथ ही साथ वह अपने पेरेंट यानी कि चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज कर रहा है और भेज रहा है 2 पैरामीटर के और एल। अच्छा, चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज क्यों कर रहा है ग्रैंड चाइल्ड क्लास? पिछले एग्जाम्पल में तो ग्रैंड चाइल्ड क्लास किसी को इनिशियलाइज नहीं कर रहा था, ग्रैंड चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर किसी को इनिशियलाइज नहीं कर रहा था ना। अभी क्यों इनिशियलाइज कर रहा है? ग्रैंड चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अभी चाइल्ड क्लास को क्यों इनिशियलाइज कर रहा है? क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास है सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ग्रैंड चाइल्ड को इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपने पिताजी यानी कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर लेता है 2 इंटीजर वेरिएबल। तो ग्रैंड चाइल्ड क्लास जब इनिशियलाइज करेगा अपने पिताजी को यानी कि चाइल्ड को, तो 2 इंटीजर वेरिएबल पास कर देगा। अब आ जाइए चाइल्ड क्लास के पास। चाइल्ड क्लास भी जो है अपने कंस्ट्रक्टर के साथ अपने पेरेंट यानी कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहा है इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से। क्यों? पिछले एग्जाम्पल में तो चाइल्ड क्लास किसी को इनिशियलाइज नहीं कर रहा था, इस बार क्यों कर रहा है? इस बार इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइल्ड क्लास के जो पेरेंट है पेरेंट क्लास, उनके पास है एक कंस्ट्रक्टर और वो है सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो इसीलिए चाइल्ड क्लास को अपने पेरेंट यानी कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा और भेजना होगा एक पैरामीटर। एक ही पैरामीटर क्यों? क्योंकि पेरेंट जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक पैरामीटर लेता है। बस यही समझाना था। आइए अगले एग्जांपल। यहां पे क्या है? यहां पे भी है पेरेंट क्लास है सबसे टॉप में, फिर है चाइल्ड क्लास, फिर है ग्रैंड चाइल्ड क्लास। अलग क्या है? अलग ये है कि इस बार पेरेंट क्लास के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है। उसी तरह से चाइल्ड क्लास के पास भी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है। ग्रैंड चाइल्ड क्लास के पास भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा ग्रैंड चाइल्ड क्लास का, तो सबसे पहले कॉल कौन सा होगा? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर होगा, फिर चाइल्ड का, फिर ग्रैंड चाइल्ड का। हमेशा एक बात याद रखिए, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो चाहे डिफॉल्ट हो, कंस्ट्रक्टर कॉल का जो ऑर्डर है वो फिक्स है। सबसे पहले पेरेंट, फिर चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट का, फिर चिल्ड्रन का, फिर उसके चिल्ड्रन का, इस तरह से। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा
सबसे आखिरी वाले चिल्ड्रन का यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने से और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होने से होता क्या है। आपको बता दिया है बहुत बार, एक बार फिर से बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आइए ग्रैंड चाइल्ड के पास। ग्रैंड चाइल्ड के पास आइए, यहां देखिए ग्रैंड चाइल्ड का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वह इनिशियलाइज कर रहा है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, लेकिन चाइल्ड क्लास के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी तो है, तो ग्रैंड चाइल्ड चाहे तो ये इनिशियलाइज ना भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं इनिशियलाइज करेगा तो चाइल्ड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, अगर इनिशियलाइज करेगा तो चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसी तरह से अब आइए चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। ये भी देखिए, इसका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसके पास आइए, यह भी इनिशियलाइज कर रहा है अपने पेरेंट यानी कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। अगर ये भी चाहे तो इनिशियलाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पेरेंट है इसके पास भी दो तरह के कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज भी। इनिशियलाइज करना मैंडेटरी कब हो जाता है? जब सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो। लेकिन पेरेंट के पास चूंकि डिफॉल्ट और पैरामीटराइज दोनों है, तो चाइल्ड चाहे तो इनिशियलाइज करे भी ना भी करे। अगर इनिशियलाइज करेगा तो क्या होगा? अगर इनिशियलाइज करेगा तो पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर इनिशियलाइज नहीं करेगा तो पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो तब तो भैया इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, तब तो इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तब तो आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब तो आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। पेरेंट के पास अभी सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसलिए यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या एरर आ रहा है भाई? एरर क्यों आ रहे हो? पेरेंट आई, चलिए कभी कभी एरर भी देख लिया जाए। लाइन नंबर 32, 32 ओके। अच्छा, अब देखिए एक चीज और, चाइल्ड के पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया था हमने, ठीक है, और वह किसी को इनिशियलाइज नहीं करता था, तो कोई दिक्कत नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पेरेंट के पास पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हुआ करता था। अब पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो चाइल्ड के जितने भी कंस्ट्रक्टर है ना, चाहे वो खुद डिफॉल्ट हो या पैरामीटराइज हो, उन सब को पेरेंट को क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इसको भी पेरेंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट को इनिशियलाइज इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पास कर दीजिए मैजिक नंबर यानी कि 50 60 सीधा नंबर। देखिए अब एरर चला जाएगा। समझ गए? तो एक नया चीज और सीख लिए ना आप, कि अगर पेरेंट क्लास के पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड क्लास के पास डिफॉल्ट है पैरामीटराइज है दोनों है, तो जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं चाइल्ड के पास सभी को उनके पेरेंट को इनिशियलाइज करना होगा। यानी कि चाइल्ड क्लास के हर कंस्ट्रक्टर को अपने पापा यानी पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास के पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और अगर हमने डिफॉल्ट डाल दिया तो कोई भी हो किसी को भी इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं है। अगर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब किसी को जरूरत नहीं है, अब सब लोग अपना हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया। ये सारे कोड मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, इसको आप खुद से रन करके देखिएगा, कमेंट में डाल देता हूं मैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।